हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के यूनिट 2 के पार्ट 2 के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने एनवायरमेंटल स्कैनिंग बहुत सारे मॉडल्स देखे। अब सेकंड पार्ट के अंदर भी अपन वही मॉडल्स को एनवायरमेंटल स्कैनिंग के रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। ये पूरी की पूरी यूनिट सबसे लेंदी यूनिट में से एक मानी गई है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो इससे पार्ट बी और पार्ट सी बहुत अच्छे से क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये यूनिट भी आप अच्छे से डिटेल वीडियो इसका एनालिसिस करके जाएं ताकि इसको अंतिम प्रहार में आप इसके क्वेश्चन धड़ाधड़ उड़ा दें। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड के इसके फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक, पोर्टर 5 फोर्स मॉडल। जी हैं, कौन सा टॉपिक है? सेकेंड यूनिट के पार्ट 2 का फर्स्ट टॉपिक है पोर्टर 5 फोर्स मॉडल। अब ये टॉपिक है क्या? पोर्टर साहब ये कह रहे हैं कि यदि किसी इन्वेस्टर को या किसी ओनर को अपने बिजनेस का एनालिसिस करना हो, जैसे कि अपन ने शॉर्ट एनालिसिस पढ़ा था, IEX मैट्रिक्स पढ़ी थी, उसी तरीके से ये इन्होंने एक फोर्सेस दिए हैं। इन्होंने अपने थ्योरी में कहा है कि ऐसी 5 फोर्सेस हैं, अगर आपने इन फोर्सेस को सही से एनालिसिस कर लिया तो एज ए इन्वेस्टर आपको पता लग जाएगा कि ये बिजनेस में ग्रोथ होगी, ये बिजनेस कितना टाइम सर्वाइव करेगा, इस बिजनेस में पैसा लगाना फ्रूटफुल है नहीं है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं जिस कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ उसकी बार्गेनिंग पावर क्या है, ये अपन आगे पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो ऑनर और बिजनेस के लिए एक बिजनेस एनालिसिस करने के लिए और एक सारे फंडे एनालिसिस करने के लिए इन्होंने 5 फोर्स का मॉडल दिया। अब इसमें जो फर्स्ट फोर्स अपन यहाँ से देखते हैं, इसमें जो फर्स्ट फोर्स आती है वो आती है द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। अब थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, न्यू एंट्रेंट, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि कोई बिजनेस में नया बंदा आ सकता है या नहीं आ सकता। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, IRCTC क्या है हमारा? इंडियन रेलवे का आ सकता है कोई नई थ्रेट एंट्री दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि एक मोनोपोली का लॉ बना हुआ है, रेलवे का लॉ बना हुआ है कि ट्रेन चलेगी तो इंडियन गवर्नमेंट की चलेगी। कल उठ के कोई जियो, रिलायंस ग्रुप आ जाए, अंबानी ग्रुप आगे बढ़ जाए या टाटा बिरला ग्रुप आ जाए और कहे कि हम तो हमारी ट्रेन चलाएंगे, हम हमारी पटरियाँ बिछाएंगे, तो वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दिस इज अ मोनोपोली। लेकिन वहीं पर अगर मैं टेलीकॉम मार्केट में बात करता हूँ तो टेलीकॉम में आपको पता है पहले समय, कुछ समय पहले तक कुछ बिजनेस हुआ करते थे, लाइक वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग था, एयरटेल था, BSNL था, है ना, कुछ कंपनीज थी। लेकिन जैसे ही टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कौन आया? जियो आया। तो जियो आते ही क्या हुआ? वोडाफोन और आइडिया को एक होना पड़ा। एयरटेल तो अभी भी मार्केट कैप्चर कर रहा है, लेकिन वोडाफोन आइडिया को एक होना पड़ा। BSNL इन सबको अपने जो रेट्स हैं वो डाउन करने रखे। तो ये थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री कहलाता है। दिट इज द फर्स्ट मॉडल। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा फर्स्ट मॉडल है। अब बात कर लेते हैं अपने आज के स्पॉन्सर वीडियो के बारे में। ऑनलाइन लर्निंग का प्लेटफॉर्म मुझे लगा, EMI का ऑप्शन दे रही है वेबसाइट, अगर आपको फेक यूनिवर्सिटी से बचा रही है। आपको अगर कोई ऑनलाइन कोर्स करना है, UG का, PG का, स्किल डेवलपमेंट का, तो वेरियस कोर्सेज हैं। इनका कंसल्टेशन भी है जो ऑडियो वीडियो से आप काउंसलिंग कर सकते हैं। तो जल्दी से इनके पोर्टल को चेक कर लेते हैं और फिर अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। एक बार जरूर चेक करिएगा, बहुत अच्छी वेबसाइट है। हाँ तो दोस्तों, आ गया हूँ मैं कॉलेज विद्या के पोर्टल के ऊपर। www.collegevidya.com इनकी वेबसाइट है। एक बहुत ही अच्छा फीचर इनका है कि हम 2 मिनट्स के अंदर AI पावर के थ्रू यदि हमारे पास कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस के जवाब दे देते हैं तो हमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कंपैरिजन पता चल जाएगा। लाइक मुझे PG कोर्स करना है, MBA करना है और मैं HR में MBA करना चाह रहा हूँ। डिफरेंट ब्रांचेस हैं, मैं वर्किंग हूँ या नहीं हूँ, कितने आवर्स की स्टडी कर सकते हैं, मेरा बजट कितना है। और एक बहुत अच्छा फीचर मुझे ये लगा कि यहाँ पर एक EMI का ऑप्शन हमें मिल जाता है। भले वो यूनिवर्सिटी EMI दे रही हो कि नहीं दे रही हो, कॉलेज विद्या उसको EMI जरूर प्रोवाइड कराती है। मीन्स के एक बजट की भी बात अपने यहाँ पर रह जाती है। इसके अलावा मेरा परसेंटेज कितने हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस, मीन्स मैंने यहाँ पर 2 मिनट्स के अंदर हैजल फ्री ये सारी की सारी डिटेल फिलअप करी और जस्ट यहाँ पर मैंने जैसे ही सबमिट करा तो यहाँ पर मेरे को एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसके थ्रू मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कंपेयर कर सकता हूँ और पता लगा सकता हूँ कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे बजट में बेस्ट है, मेरे स्टडी के लिए बेस्ट है और किसकी कितनी रेटिंग मिली हुई है, किसका कितना पैकेज है। ये सारी की सारी बातें हमको केवल 2 मिनट्स के अंदर AI पावर के थ्रू पता लग जाती है।
जल्दी से देख लेते हैं। ये आ गया इनका पोर्टल। जी हाँ, देखिए ऑनलाइन मणिपाल का जस्ट आ गया है, ऑनलाइन मणिपाल आ गया है, अमृता आ गया है, एलपीयू आ गई है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम चेक कर लेते हैं। लाइक कि सबसे मेन कंसर्न रहता है कि यूनिवर्सिटी फेक है कि नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए यूजीसी का अप्रूवल मिला हुआ है, नेक का A+ रेटिंग है, AICTC अप्रूवल है। तो एक बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है मणिपाल, इनका एक सैम्पल सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। तो फेक यूनिवर्सिटी नहीं है, सारी फेक यूनिवर्सिटी ये हटा देते हैं और सारी की सारी जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वही इनके प्लेटफॉर्म पे है और उसका सर्टिफिकेट भी ये प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा यदि आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इनके एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, जो आप इनके साथ वीडियो और ऑडियो कॉल शेड्यूल कर सकते हैं और डिफरेंट इनके करियर गाइडेंस एक्सपर्ट हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं। तो 2 मिनट्स के अंदर हम हमारे करियर के बारे में जान सकते हैं, फीस के बारे में जान सकते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफाइल के बारे में जान सकते हैं, डिफरेंट थिंग्स इसके द्वारा प्रोवाइडेड है। इसके अलावा एक जॉब गारंटी की भी बात इनके द्वारा है कि यदि कोई बंदा इनके साथ अगर वर्क करता है, इनके प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन कोई कोर्स ऑप्ट करता है, तो कोर्स से जुड़ने से लेकर कोर्स एंड होने तक एक डेडिकेटेड काउंसलर उसको मिलेगा। तो बहुत ही तगड़ा ये प्लेटफॉर्म है। 89,000+ स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल हो गए हैं, गूगल की 4.9 रेटिंग है, 500+ एक्सपर्ट मेंबर की इनके पास टीम है। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मस्ट विजिट वेबसाइट है। आप इसके यूजी पीजी कोर्स के साथ में स्किल डेवलपमेंट के कोर्स भी देख सकते हैं और इनको एनरोल कर सकते हैं। और तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन से कोर्स में आपने एनरोलमेंट लिया। इसका सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको मिल जाएगी। जय हिंद। मैं बात कर रहा था पोर्टर 5 फोर्स मॉडल की। फर्स्ट पार्ट अपन ने देख चुका था, फर्स्ट एरिया अपन ने कवर कर चुके थे। सेकंड के अंदर क्या आ रहा है, सेकंड जो फोर्स है वो कह रहा है बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर, यानी कि जहां पर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कैसी है। अब देखिएगा कस्टमर की बार्गेनिंग पावर यानी कि कोई जो बायर है आपका, उसकी बार्गेनिंग पावर की बात हो रही है। हम एक मॉल के अंदर गए, वहां पर बिल बना 1362 रुपीज। डी मार्ट का ही एग्जांपल ले लेते हैं, आफ्टर डिस्काउंटेड प्राइस है 1362। तो क्या हम उससे बार्गेनिंग करा सकेंगे? हम बोलेंगे हम तो 1300 रुपये ही देंगे, ये सामान देना है तो दीजिए वरना हम जा रहे हैं। ये छोड़िए 1360 रुपये ही देंगे, 2 रुपये नहीं देंगे, तब भी वो मानने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ का एम्प्लॉई है, वो काम कर रहा है, सिस्टम लेगा नहीं वो तो। और ये कहेगा कि 3 रुपये आप डोनेशन दीजिए ताकि ये राउंड फिगर में आ जाए कैलकुलेशन। गेटिंग माई पॉइंट। तो हम अगर किसी मॉल के अंदर जाते हैं तो वहाँ बायर की जो बार्गेनिंग पावर होती है वो काफ़ी लो हो जाती है। लेकिन अगर मैं किसी नॉर्मल FMCG की शॉप पे गया, यानी कि मेरे पास की किराने की दुकान पे गया है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स किराने की दुकान पे गया, वहाँ पर उसने मेरे को बोला 1360, मैंने उसको 1320 रुपये भी दे दिए, तो भैया ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। थोड़ा सा मार्जिन उनका ज़्यादा था, पुराना टर्म्स था। यहाँ पर बार्गेनिंग पावर कैसी हो गई? हाई हो गई। बाइक की बार्गेनिंग पावर कैसी हो गई? हाई हो गई। जबकि मॉल में कैसी थी? लो थी। तो जब किसी बिजनेस में ध्यान से याद करिएगा, जब किसी बिजनेस में यदि किसी बायर की बार्गेनिंग पावर लो होती है, यदि बार्गेनिंग पावर लो होती है तो वो बिजनेस ज़्यादा ग्रोथ करेगा। अपोजिट है ना, बार्गेनिंग पावर लो होगी तो बिजनेस ज़्यादा ग्रोथ करेगा, बार्गेनिंग पावर हाई होगी तो वो बिजनेस कम ग्रोथ करेगा, क्योंकि वहाँ पर बायर क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेन कराएगा। ठीक है। थर्ड फोर्स कह रहा है यहाँ पर आपको एनालिसिस करना है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर यानी कि जिनसे हम माल खरीद रहे हैं। अब मैं जहाँ पर माल खरीद रहा हूँ, जो मेरे को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, अगर उसकी बार्गेनिंग पावर हाई होगी, क्यों? वो सेल कर रहा है, तो अगर उसकी बार्गेनिंग पावर हाई है, वो अपनी शर्तों पे दाम पे उनको कोई रॉ मटेरियल बेच रहा है, हमारे सप्लायर अगर हमको अपनी शर्तों पे बेच रहे हैं तो हमको कॉस्ट ज़्यादा आएगी। अगर उनकी बार्गेनिंग पावर लो होगी तो हमारा प्रॉफिटेबल बिजनेस ज़्यादा बनेगा, क्योंकि उनके पास लो है। अगर एक ही चीज़ के 15 अल्टरनेटिव है, मान लेते हैं मेरे को पेंसिल लेनी है ना, तो 25 दुकानें हैं स्टेशनरी के मेरे नियर बाय जहाँ से मैं वो पेंसिल बाय कर सकता हूँ। HP की कर लूँ या अप्सरा की कर लूँ या दूसरी कैमल की कर लूँ, किसी भी कंपनी की अपन पेंसिल बाय करके ला सकते हैं। तो वहाँ पर उनको सिमिलर प्राइस रेंज देनी होगी। लेकिन अगर कोई स्पेशल प्रोडक्ट है, मान लो कोई केमिकल लाना है, अब उसका कोई सप्लायर इंडिया के अंदर 2-3 ही कंपनी है, तो उनकी बार्गेनिंग पावर काफ़ी हाई होती है, वो अपने मन माने प्रॉफिट कमा सकती है। तो जब वो मन माना कमाएगी तो हमारे बिजनेस को खतरा है। ठीक है।
तो पोर्टर साहब के 3 फोर्स आपको समझ में आ गए। सबसे पहला वो कह रहे हैं हमारे पास न्यू एंट्री में कितनी प्रॉब्लम है, नई एंट्री आ रही है तब क्या सिचुएशन है। सेकंड वो कह रहे हैं बार्गेनिंग पावर बायर की कितनी है, और थर्ड कह रहे हैं बार्गेनिंग पावर सप्लायर की कितनी है। आगे देखते हैं अपने पास थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट में वापस अपन रेलवे का एग्जांपल लेते हैं कि सब्सटीट्यूट में अपने पास ट्रेन के अलावा अगर सब्सटीट्यूट में क्लोजली जाते हैं तो एरोप्लेन है, बाया रोड जिसमें अपन टैक्सी से जा सकते हैं, या बाया बस। तो हमारे पास जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट होते हैं अगर वो ज़्यादा होंगे तो हमारा बिजनेस कम प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि बंदा एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ ऑप्ट कर लेता है। लाइक इसमें बेस्ट एग्जांपल देता हूँ टी एंड कॉफ़ी का। आज ज़्यादा लोग कॉफ़ी की जगह टी सेवन करते हैं, मतलब कि टेक अ टी, है ना। क्यों चाय क्यों ज़्यादा लोग पीते हैं? क्योंकि चाय यूजुअली कॉफ़ी से ज़्यादा टेस्टी नहीं लेकिन सस्ती मानी गई है। लेकिन आप कहीं भी ब्रांडेड में जाओगे, सीसीडी में जाओगे, वहाँ पर चाय नहीं पिएगा बंदा, वहाँ जाके कॉफ़ी पी रहा है क्योंकि वो प्रेस्टीज की बात मानी गई है। ठीक है, तो कॉस्टली चीज़ कौन सी है? स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने गया बंदा, ठीक है, चाय पीने नहीं गया। तो खैर अपनी चॉइस भी होती है, लेकिन क्लोजली सब्सटीट्यूट इनको प्रोडक्ट माना गया। तो एक जितने ज़्यादा आपके पास सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे उतनी ज़्यादा बिजनेस की ग्रोथ कम होगी। ज़्यादा सब्सटीट्यूट कम ग्रोथ, कम सब्सटीट्यूट ज़्यादा ग्रोथ। क्लियर हो गया आपको ये? ठीक है, अगले में चलते हैं अपन लास्ट, कॉम्पिटिटिव, यानी कि आपकी प्रतिस्पर्धा कितना है, कंपटीशन कितना है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में कंपटीशन कितना है। यदि कि मैं बात करूं अप्रैल की बात करूं, क्लोथिंग की बात करूं, तो हमारे पास मिंत्रा है, जमाने भर की वेबसाइट है, उसके अंदर फ्लिपकार्ट भी एक बहुत बड़ा हब बन के, जायंट बन के उभर गया है। तो मिंत्रा है आपके पास, टी शर्ट में तो बेवकूफ़.com पे अपन चले जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट है, मतलब कि नाम लेना भी मतलब इनको ऐसा कि एक पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी मुझे। तो अगर हाई कंपटीशन है तो आपका मार्जिन लो होगा, क्योंकि कंपटीशन हाई है तो कस्टमर के पास ऑप्शन भी ज़्यादा रहेंगे, और ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे तो आपका फ्यूचर में आपकी ग्रोथ होने की संभावना कम रहेगी। लेकिन यदि लो कंपटीशन है तो आपका बिजनेस ज़्यादा अच्छा फल फूलेगा, मतलब कि ग्रोथ करेगा, सिंपल वे में। तो एक बार नट शेल में समझ लेते हैं क्या क्या कह रहे थे। सबसे पहले ये कह रहे थे कि न्यू एंट्री, ठीक है। दूसरा कह रहे थे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। तीसरा कह रहे थे बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, ठीक है। फोर्थ कह रहे थे कि सब्सटीट्यूट अवेलेबिलिटी, और फिफ्थ कह रहे थे कंपटीशन। हाई कंपटीशन होगा तो कट ऑफ हाई जाती है एग्जाम के अंदर, लो कंपटीशन होगा कट ऑफ कम जाएगी। जब कट ऑफ लो कंपटीशन होगा तो आपकी ग्रोथ की संभावना ज़्यादा है, हाई कंपटीशन होगा तो ग्रोथ की संभावना कम है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो एक बहुत अच्छे से पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, इतना डिटेल में अपन ने इसको इसलिए समझा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। इसके ऊपर लगभग मैंने देखा है 1 साल छोड़ के 1 साल हर यूनिवर्सिटी में, केवल AKTU में नहीं, जितने भी MBA की यूनिवर्सिटी है, अगर ये सिलेबस में दिया हुआ है तो 1 साल छोड़ के 1 साल ये क्वेश्चन बनता ही है। अब नेक्स्ट आ जाता है इंटरनल अप्रेजल। अब ये इंटरनल अप्रेजल तो वैसे HR का वर्ड आ जाता है, लेकिन इंटरनल स्कैनिंग एक्चुअल वर्ड है। ये अप्रेजल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सिलेबस के अंदर ये अप्रेजल वर्ड से ही था, लेकिन इसका एक्चुअल जो वर्ड है वो मतलब जो यहाँ पर मीनिंग है इसका कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है वो इंटरनल स्कैनिंग है। इंटरनल स्कैनिंग का मतलब, एक तो हमने अभी तक जितने भी करा है पोर्टर वाला वो एक्सटर्नल स्कैनिंग था। स्कैनिंग का मतलब कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के विदिन, जो भी चीज़ें है, जितना भी एनालिसिस है वो सारा इसमें चेक किया जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया है कि नहीं है। तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें चेक होगी? इंटरनल एनवायरनमेंट में सबसे पहले हम ओनर को चेक करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेक करेंगे। वैसे तो ओनर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली पब्लिक कंपनी में अलग अलग माने गए। फिर एम्प्लॉय को चेक करेंगे और कल्चर को चेक करेंगे। बेसिकली 4 चीज़ों को इंटरनल एनवायरनमेंट में चेक किया जाता है। आपका मालिक कौन है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, क्यों? क्योंकि इससे टॉप मैनेजमेंट की आइडियोलॉजी पता चलती है। लाइक कि हम एप्पल के मालिक की बात कर रहे होते हैं तब आइडियोलॉजी पता चलती है कि ये हमेशा इनोवेशन के ऊपर वर्क करेंगे। जब हम टेस्ला की बात कर रहे होते हैं तो न्यू जनरेशन, न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर उसका एम्फेसिस मिलता है। गूगल की बात कर रहे होते हैं तो वो यूज़र फ्रेंडलीनेस से सबके ऊपर आप कह सकते हो कि एक ऐसा बन जाए कि हम उसके बिना कुछ काम न कर सके। लाइक आज हमको मेल करना है, जीमेल की ज़रूरत है,
मोबाइल चलाना है, जीमेल की ज़रूरत है, गूगल की ज़रूरत है, उससे भी बेसिक हमको एंड्रॉयड की ज़रूरत है, वो भी सब गूगल का ही है ना। यूट्यूब है, ऑनलाइन लर्निंग है, गूगल की ज़रूरत है। मीन्स कि हर जगह इतना फ्री में दे दिया कि हमारी उसके ऊपर निर्भरता हो गई। तो एक तरीके से आपको उसकी आइडियोलॉजी पता चल जाएगी जब आपको ऑनर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नॉलेज होगा। नेक्स्ट आपके एम्प्लॉयज, यानी कि बेसिकली यहाँ पे मैन पावर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉय और स्किल है, अनस्किल है, सेमी स्किल है, उसकी जांच करेगी। और कल्चर मीन्स के वर्क कल्चर कैसा है। जैसे आपके नाइकी ब्रांड और इसके बारे में काफ़ी बार सुना गया कि काफ़ी टॉक्सिक है वहाँ का कल्चर। टॉक्सिक का मतलब वहाँ पे कि काफ़ी रिग्रेस, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोटेशन ऑफ काइंड ऑफ वर्क कराया जाता है एम्प्लॉइज से। और कहीं पे ऐसा देखा जाता है, जैसे बिरला ग्रुप की मैं बात करूं तो काफ़ी फ्रेंडली वर्क कल्चर हमको वहाँ देखने मिलता है, टाटा और बिरला ग्रुप में। तो डिपेंड करता है, जब भी हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात कर रहे होते हैं तब वहाँ पर हमारा ऑनर, वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वहाँ के एम्प्लॉयज़ और कल्चर। अब कल्चर के अंदर वहाँ का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम भी आ जाता है, मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी आ जाता है। यानी कि सिंगल वे है कि टू वे है कम्युनिकेशन, ठीक है, मैट्रिक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है कि फंक्शनल है। ये सारे के सारी चीज़ें हम इंटरनल एनवायरनमेंट में चेक करते हैं। यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट में हमको चेक क्या क्या करना है, कंपनी का मालिक कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ कौन कौन है और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये उनका वर्क कल्चर कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये इंटरनल एनवायरनमेंट्स के पार्ट हो गए। अब ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी फैक्टर्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसको शांति से समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी फैक्टर्स का मतलब यहाँ पर है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी कैपेबिलिटी है। मींस कि अब हम उसको ये देखेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस कर रहे होते हैं, तब हम ये चेक कर रहे होते हैं कि कंपनी की कौन कौन सी कैपेबिलिटी है। एक तो पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी के फैक्टर्स है। इसके अंदर ये कह रहा है कॉम्पिटिटिव में कितनी कैपेबिलिटी है, क्या उनके और दूसरा कंपटीशन के बीच में कोई डिफरेंस है, लाइक के जियो और आप वोडाफोन आइडिया में मेन क्या डिफरेंस आता है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर का से ज़्यादा डिफरेंस आता है उनके कैपिटल रेस का। यानी कि अगर जियो डायरेक्टली फ्री देना फिर से भी शुरू कर दे, बट वोडाफोन आइडिया अभी कंडीशन में नहीं है, उनके शेयर इस कंडीशन में नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके। 12-13 रुपए पे चल रहा है ना। और जियो तो अपने नए ब्रांड बना ही रहा है और प्रॉफिटेबल में अभी आ चुका है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपन को देखना होता है, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी देखनी होती है। ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी में मीन्स उसके रिसोर्सेज, एसेट्स, लाइबिलिटी, हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कितनी, अगर यहाँ पर BSNL को एक प्लान चेंज करना है तो पूरा अप्रूवल लेना होगा, लेकिन यहाँ पर अगर किसी प्राइवेट कंपनी को अपना कोई प्लान चेंज करना है या इसको डिसकंटिन्यू या कंटिन्यू करना है तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो डिसीजन लिया जा सकता है ऑनर के थ्रू, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है। वहाँ पर जो ऑनरशिप है वो सिंगल एंटाइटल के पास है या कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर के पास है, उन्हीं की एक मीटिंग के थ्रू ये नेक्स्ट डे से एप्लीकेबल किया जा सकता है। वहीं पर किसी गवर्नमेंट कंपनी में अगर हमको कोई चीज़ चेंज करनी है तो उसमें काफ़ी एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जो कहीं ना कहीं उस कंपनी की ग्रोथ को भी इम्पैक्ट करता है। तो ये हो गया नॉलेज एंड वर्कफोर्स। यहाँ पर हम स्किल, पावर, अनस्किल कितनी है और एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहे हैं। और इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कि कस्टमर के रिलेशन के बारे में, यानी कि उनका कस्टमर रिलेशन सेंटर कैसा है, कितने ग्रेवियंस सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे। आपने देखा होगा एयरटेल ने एक मुहिम चलाई थी, जीरो ग्रेवियंस, यानी कि हर प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन करना चाह रहे थे। जीरो कस्टमर ग्रेवियंस का उनका विजन चल रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कस्टमर रिलेशनशिप पे एम्फेसिस कर रहे हैं। और वहीं पे अगर अपन देखा जाए तो जो सरकारी कंपनीज है उनमें ग्रेवियंस का रेट हाई होता है। ये हमको ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी बताता है एज ए इन्वेस्टर, एज ए ओनर, कि हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये स्कैनिंग ही है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्कैनिंग। लाइक एनवायरमेंटल स्कैन हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। एनवायरमेंटल स्कैनिंग में ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी देख रहा हूँ मैं, कंपटीशन में कितना मेरे पास पावर है वो देख रहे हैं हम, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है कि नहीं है वो देख रहे हैं हम, नॉलेज कितना है हमारे मैन पावर के पास में, और कस्टमर के साथ हमारा रिलेशन कितना है। तो यही सारी चीज़ें हम चेक करते हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी एनालिसिस कर रहे होते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ स्कैनिंग। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक से अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूनिट 2 के पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है तो यहाँ तक विराम देते हैं और आगे थोड़ा सा इसका एनालिसिस का लास्ट पार्ट बचा हुआ है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।